है आपका पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार और डेली करंट अफेयर्स के श्रृंखला के तहत ये है आपके लिए अगला वीडियो। और इसमें देखेंगे हम पिछले 2 दिनों में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं शिव शक्ति पॉइंट एवं तिरंगा पॉइंट क्या है। ये शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट बहुत ही चर्चा में रहा। तो 26 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा, उस स्थान का नामकरण किया है शिव शक्ति पॉइंट। और क्यों किया है? क्योंकि कल्याण एवं ताकत का मिलन स्थल होने की वजह से शिव कल्याण के चिन्ह है और शक्ति ताकत का, और यह हिंदू धर्म से संबंधित शिव शक्ति, तो इसी को जोड़ करके शिव शक्ति पॉइंट किया गया उसका नामकरण, जहां पर हमारा लैंडर उतरा था उस जगह पे। और यूनान से वापस लौटने के बाद नरेंद्र मोदी जी सीधा इसरो गए, इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देने के लिए, और वहीं पर इन्होंने इसका नामकरण किया। और एक और पॉइंट का नाम उन्होंने दिया तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट क्या है? चंद्रयान 2 ने 2019 में अपने पदचिन्ह जहां छोड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। उस पॉइंट से जहां से ऑर्बिटर अपनी कक्षा में चंद्रयान 2 का जा चुका था और उसके बाद से लैंडर हमारा क्रैश हो गया था, लेकिन उस पॉइंट को चिन्हित करते हुए कि अगर हम यहां तक ना पहुंचते तो हम जो है आज चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के लिए इतने ज़्यादा उत्साहित और इतनी ज़्यादा खुशियों के साथ हम जश्न ना मना रहे होते। तो इसलिए तिरंगा पॉइंट को यादगार बनाने के लिए उस जगह को उस तिरंगा पॉइंट नाम दिया है। और तिरंगा पॉइंट हमें क्या प्रेरणा देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती है। और ये सच बात है कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती है। आप दुनिया जहान के मोटिवेशनल वीडियोस देखें, लेकिन आप अपने साइंटिस्टों से, अपनी सेना से, अपने देश के काफ़ी अच्छे काम करने वाले लोगों के जीवन से भी सीखना चाहें तो आपको किसी मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 हमारा एक तरह से विफल हो गया था। हालांकि उसके बारे में मैंने अपने मिशन चंद्रयान 3 की गाथा का वीडियो डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां पर जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने अब तक 3 चंद्रयान भेज चुके हैं मिशन, और उन तीनों में हमें तीसरा तो आप सब जान रहे हैं कि हाँ हम पहुंच गए, लेकिन उन दोनों मिशन चंद्रयानों ने हमारे लिए अच्छा रास्ता तय किया और हम खाली हाथ नहीं रहे। बाकी कोई भी देश ऐसा नहीं रहा जो पहली ही बार में मंगल पे या फिर चंद्रमा पे इस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग में सफल हुआ हो। क्योंकि आपने अगर न्यूज़पेपर में पिछले दिनों ध्यान दिया होगा और हमारे चैनल से जुड़े रहे होंगे तो मैंने लूना 25 के बारे में बताया था कि रशिया का आनन फानन में भेजा गया मिशन चंद्रयान, और ये कि हम चंद्रयान 3 से पहले पहुंच जाएंगे, और उनका इस जल्दबाजी में उनका लैंडर क्रैश हो गया। तो ये उपलब्धि हमारी रही है कि हमने उस तिरंगा पॉइंट पे जो चंद्रयान 2 ने हमें बताया कि यही वो पॉइंट है कि जहां से हम लैंड कर सकते हैं साउथ पोल पे चंद्रमा के, तो उसका भी बहुत महत्व है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पॉइंट को भी नाम दिया तिरंगा पॉइंट। तो अब ये आपके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, और जो प्रधानमंत्री का एक सपना है जो लाल किले से उन्होंने कहा था कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, और उसके लिए अभी से ही युवाओं के मस्तिष्क को एक विकसित मस्तिष्क बनाना है। तो ये आपके जहन में रहेगा ये नाम, ये पॉइंट। तो इसलिए इसका नामकरण वाकई ज़रूरी था, और वैसे भी नामकरण होता ही है इस तरह की उपलब्धियों के बाद। तो शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट का महत्व क्या है और इन पॉइंट्स को नाम क्या क्या दिया गया है वो आपने देख लिया कि जहां पर लैंडर ने लैंड किया है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट, और चंद्रयान 2 ने जिस जगह पर वहां लैंडर को लॉन्च किया था चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए, तो उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। और भी क्या कहा इसरो में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बड़ी उत्सुकता के साथ डायरेक्ट वो पहुंचे थे बेंगलुरु, और इसरो के साइंटिस्टों से वो मिले थे, और वहाँ पर उन्होंने एक नए दिवस की घोषणा करी है। और ये तीनों आप मान के चलिए पॉइंट आपको परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। आगामी आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, पेट दे रहे हो, यूपी आरओ, यूपी एपीएस दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, आरएएस देने जा रहे हो, या फिर उसके बाद यूपी पीसीएस प्री देने जा रहे हो, यूपीएससी प्री देने जा रहे हो, मतलब जितने भी एग्ज़ाम हैं ये आपको मिलेगा ही। एग्ज़ाम में करंट के पेपर आने के पीछे कुछ और भी उद्देश्य होते हैं, वो भी जान लीजिए कि जो इस समय ट्रेंड चल रहा होता है वो तो पूछेगा ही पूछेगा आपसे परीक्षा में।
लेकिन गवर्नमेंट, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, सरकारी सेवक बनने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जो विज़न है उस विज़न से संबंधित आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो अब अगर विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा गया है तो ये भी तो ज़रूरी हो जाता है कि परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं तो आपका मस्तिष्क कितना विकसित है, आप साइंस से कितने ज़्यादा क्लोज हैं, आप साइंस को कितना समझ रहे हैं। क्योंकि बिना विज्ञान के आने वाले दशक में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कह दिया कि आने वाले समय में अगर विज्ञान से आपने दोस्ती नहीं करी है तो हमारा मिशन जो है लक्ष्य विकसित राष्ट्र बनने का वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि एआई के ज़माने में आप कब तक भागोगे। और बड़ा अच्छा ही रिस्पॉन्स आया है चंद्रयान 3 के बाद कि तमाम बातों को खोजने और जानने वाले बच्चे अब जो है साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और कितने मेल्स मुझे भी आए हैं कि और वीडियो बनने चाहिए, तो आप निश्चिंत रहें, जो एक चंद्रमास होता है उसके बाद वीडियो आपको पूरा बनेगा। अब हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए था क्योंकि अब इससे रिलेटेड कई वीडियोस आ जाएंगे, लेकिन कोई चिंता नहीं है, पढ़ो सेंटर का जो भी मैटर आएगा वो एक आसान भाषा में आएगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं किसी एकदम बिल्कुल छोटे बच्चे को बता रहा हूँ कि एक बार मैं बताऊँ तो उसको पूरा समझ में आ जाए। क्योंकि ऑर्बिटर, पेलोड्स और ये सारे मॉड्यूल जो थे, लैंडर मॉड्यूल, ये सब चीज़ें बड़े आसानी से समझाई और इसके लिए लोगों ने धन्यवाद भी किया। तो इसी तरीके से कोई भी रहे, वीडियोस रोज़ बन रहे हैं तो कैची पॉइंट समझ के मैं व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा, बल्कि इसलिए बनाऊंगा कि आपकी समझ के लिए भी वो वीडियो बढ़िया हो और साथ ही साथ आपके लिए वो परीक्षा में भी सहायक हो। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस एक ही दिन में, यानी कि 23 अगस्त 2023 को ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों से जब मुलाकात करी थी तो 23 अगस्त को प्रतिवर्ष 23 अगस्त को, ये 23 अगस्त नहीं हो गया, 26 अगस्त को मुलाकात हुई है क्योंकि 23 अगस्त को तो ब्रिक्स में थे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो शिव शक्ति पॉइंट का जो नाम रखा गया है वो 23 अगस्त, जो ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बात की तो नामकरण किया है 26 अगस्त को और 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये जो पहली लाइन है टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। और उद्देश्य क्या होगा इसका? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की भावना का जश्न मनाना और लोगों को अनंत काल तक प्रेरित करना। अब अमेरिका चांद पर पहुंचा और उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना ऐसी रही है कि वो उस दिन को, उस डेट को बच्चा बच्चा और बड़े बुजुर्ग तो छोड़ दी, सबको याद है कि हाँ हम चंद्रमा पर गए थे। और जैसा कि मैं देख रहा था वीडियोस पे तो मुझे लगता है कि बच्चे तो जागरूक ही हैं, क्योंकि उनके सर्च जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, साइंस के प्रति जानना चाह रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा एक सरकार का प्रयास होना चाहिए कि कुछ जिम्मेदार लोगों के बयान भी खूब जो है ट्रेंडिंग में है, तो उन जिम्मेदार लोगों से, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा, तो उनके साथ ये बयानबाजी जो इस तरीके से कि बिल्कुल ही हमें कुछ नहीं आता बोल देना, तो उनका बोलना और बाकी जो ये विकसित राष्ट्र की संकल्पना है, दोनों के बीच में टकराव सा दिख रहा है। तो उनकी भी क्लासेस होनी चाहिए कि आप साइंस के बारे में जानो, आप जो है ब्रह्मांड के बारे में जानो और आप इसरो और नासा में भेद करना जानो कि इसरो क्या है और नासा क्या है, समझ रहे हैं। तो ये रहा उस दिन जो है 26 अगस्त को जब मोदी जी ने इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करी तो 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं करी थी, शिव शक्ति पॉइंट की, तिरंगा पॉइंट की और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की, जो कि मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 23 अगस्त को। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला एक महत्वपूर्ण हस्ती रहे देव कोहली साहब, और देव कोहली साहब ने जो है मशहूर गीतकार रहे, 5 दशकों तक यानी 50 साल तक इन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में गाने लिखे हैं। 81 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 2023 को इनका देहांत हो गया। उम्र संबंधी कुछ बीमारियां थी, बुढ़ापा था, इस वजह से इनका देहांत हो गया। और बहुत ही बड़े बड़े मशहूर फिल्मों में इन्होंने गाने लिखे हैं। अब गानों को तो यहाँ पर गा के सुनाया नहीं जा सकता क्योंकि मुझे गाना नहीं आता और कॉपीराइट भी लग सकता है, तो हालांकि मैं हिंट दे रहा हूँ, वो दीदी तेरा वाला गाना और काली काली जो 90 के दशक के सुपरहिट गाने रहे हैं और आज भी वो हिट हैं उतने ही, तो वो गाने वैसे सुपरहिट गाने इन्होंने लिखे देव कोहली साहब ने, तो मुझे महत्वपूर्ण लगे, या हो सकता है कि मेरा जुड़ाव रहा उन गानों से, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, गाने सुनते सुनते अच्छे लगते थे, तो देव कोहली साहब का न्यूज़ रखना यहाँ पर ज़्यादा सही लगा मुझे, मैंने रख दिया, हो सकता है आए। तो आगे देखते हैं अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे तो आपको स्टेट पीसीएस,
वनडे एग्ज़ाम, पेट का एग्ज़ाम और यूपीएससी आप तैयार रहें। प्रश्न रखा है, आएगा ज़रूर। तो क्या है ये लघु सिंचाई योजना पर 6वीं जनगणना 2023। अब आप सोचिए कि इसकी तरफ आपका तो ध्यान ही नहीं गया होगा कि लघु सिंचाई से संबंधित भी जनगणना होती है। अभी तक तो सिर्फ जातीय जनगणना से ही पूरा भारत हिला पड़ा है बिहार के मुद्दे से, लेकिन अब लघु सिंचाई की भी जनगणना होती है। तो जी हाँ, होती है, और 2023 में भी इसकी 6वीं जनगणना हुई। कौन करवाता है ये जनगणना? तो जल शक्ति मंत्रालय, जन संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की ओर से ये जनगणना जारी की जाती है। तो देश में देख लेते हैं लघु सिंचाई योजनाएं कितनी है। वृहद नहीं, लघु, न मध्यम न वृहद, लघु सिंचाई। अभी आपको समझाता हूँ लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में, लेकिन अब इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं वो आप देखते चलें, आपको सब समझाया जाएगा। यहाँ से पढ़ नहीं देना है, बल्कि आपको समझाना मेरा उद्देश्य है। तो देश में कुल लघु सिंचाई योजनाएं कितनी है? तो 2.314 करोड़ लघु सिंचाई योजनाएं हैं। लघु सिंचाई योजना इतनी ज़्यादा है तो आपका प्रश्न उठेगा तो फिर पूरा भारत ही सिंचित हो गया? जी नहीं, बताते हैं अभी कैसे। और तुलना कर लेते हैं कि जो 2022 में 5वीं जनगणना की तुलना में 6वीं जनगणना में बढ़ोतरी कितनी हुई है। तो 14.2 लाख की बढ़ोतरी हुई है, तब जाकर कि ये 2.314 करोड़ हुआ है। तो पिछली अगर अंतर पूछ ले कि 5वीं जनगणना से 6वीं जनगणना के बीच में कितनी वृद्धि हुई है, प्रश्न ऐसे भी बनते हैं। तो 14.2 लाख, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं कि यह जनगणना भूजल और सतही जल की श्रेणी में दी गई है। अब भूजल और सतही जल की श्रेणी में दी गई है तो एक फैक्ट और देख लेते हैं। अपना जो है एक बनाए रखिए, क्यूरियोसिटी आपके अंदर रहनी चाहिए कि है क्या भला ये लघु योजना, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैसी लघु सिंचाई योजना। इतना तो नाम से समझ में आ गया कि कोई छोटी सिंचाई परियोजना है, लेकिन ये किस प्रकार की। तो ये 2 कैटेगरी में इसका जो है जनगणना होती है, भूजल और सतही जल श्रेणी में। अब इसमें अगला पॉइंट ये है कि 6वीं जनगणना के अनुसार 2.314 करोड़ लघु सिंचाई योजनाओं में 95% भूजल श्रेणी का है, जबकि शेष 5% सतही जल योजनाएं हैं। ठीक है, 95 और 5, 95 भूजल और 5% सतही। और राष्ट्रीय स्तर पर भूजल लघु सिंचाई योजनाओं में 6.9% और सतही जल लघु सिंचाई परियोजनाओं में 1.2% की वृद्धि हुई है। अब लघु सिंचाई योजनाओं में हिस्सेदारी के अनुसार माध्यम जो हैं, जो जिन माध्यमों से सिंचाई हो रही है उनके क्रमानुसार घटते हुए क्रम में हम देख लेते हैं। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो आपके क्षेत्र में सिंचाई होती है, जो नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्र नहीं है, जो नहरों से संबंधित क्षेत्र नहीं है, तो आखिर उन क्षेत्रों में भी तो सिंचाई होती होगी। तो उन सिंचाई का माध्यम क्या होता है? अगर आप ग्रामीण समाज से या ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक तो होता है कि जिसको कहते हैं आम बोलचाल भाषा में बोरिंग हुई है, या फिर कहते हैं ट्यूबवेल से सिंचाई हुई है, या तो फिर कहा जाता है कुएं से सिंचाई हुई है, या तो फिर कहा जाता है कि तालाब से पानी सिंचाई के लिए लिया गया, या उसको अन्य भाषा में कहें तो पोखरे से सिंचाई के लिए लिया गया, गड्ढे के पानी से सिंचाई के लिए लिया गया। तो ये भूजल और सतही जल का जो विभाजन है वो यही है, और लघु सिंचाई में यही कंसीडर होते हैं। कुएं हो गया, छोटे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल, और जो है गहरे ट्यूबवेल, उथले ट्यूबवेल, और उसके साथ साथ आपके पोखरे, गड्ढे, तालाब, ये आपके लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत आते हैं। अब मुझे लग रहा है कि पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में। तो अब देख लेते हैं लघु सिंचाई योजनाओं में हिस्सेदारी के अनुसार माध्यमों का क्रम घटते हुए। माध्यम कौन से? वही आपके कुएं, तालाब, गड्ढे, ये कि इनमें घटते क्रम में सबसे ज़्यादा किससे सिंचाई हो रही है लघु योजना की, और सबसे कम किससे हो रही है? तो सबसे ज़्यादा कुओं से सिंचाई हो रही है। कुएं के बेल्ट के बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ पर कुएं से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। तो कुआं उसके बाद दूसरे स्थान पे आता है। यहाँ पे नंबरिंग नहीं है, घटते क्रम में है। प्रश्न में ऐसे भी आ सकता है कि सिंचाई के लघु सिंचाई योजनाओं के प्रश्न भी आप सुनते चलें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज़ आपको प्रश्न मिले। तो आप चाहें तो पॉज करके इस प्रश्न को लिख भी लीजिएगा कि भारत में
लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यमों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें और यही चारों आपको दे दिया जाएगा। और जिग जैग 2 3 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 4 3 ऐसे करके आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न समझ में आ गया, हो सकता है आपने लिख भी लिया हो। लिख लिया है तो अब देख लीजिए, सबसे नंबर 1 पे रहेगा कुआं, कुओं से सबसे ज़्यादा होता है लघु सिंचाई योजना। दूसरे पे उथले ट्यूबवेल, यानी जो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है, कहीं कहीं पर तो जो तटीय क्षेत्र हैं, जो तराई बेल्ट में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट जो बिहार तक गए हुए हैं, तो तराई बेल्ट में 50 से 60 फीट के अंदर ट्यूबवेल का बोरिंग हो जाती है, 70 हो जाती है, ऐसा लोग बताते हैं। मैं कोई बोरिंग करने गया नहीं हूँ, लेकिन ऐसा जो सुनने में आता है तो बड़े ऊपरी स्तर पे ही मिल जाता है। जबकि आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लागत आ जाती है। तो जहाँ कम लागत आ जाएगी तो वहाँ पर तो एक आसान सुविधा है कि उथले ट्यूबवेल की बोरिंग करा दी, पानी मिल गया और सिंचाई हो गई। तो उथले ट्यूबवेल का दूसरा स्थान आता है। फिर ये रहता है मध्यम ट्यूबवेल, कि जो बहुत ज़्यादा गहरे भी नहीं है, और जैसे 200 और 50 के बीच का आप रेशियो रख लें तो 150 पे 120 फीट पे पानी मिल जाए तो वो आपके मध्यम ट्यूबवेल हो गए। तो ये तीसरे नंबर पे आते हैं। सबसे पहले पे कुआं, दूसरे पे उथले ट्यूबवेल, तीसरे पे मध्यम ट्यूबवेल और चौथे पे गहरे ट्यूबवेल, कि हो सकता है 200 के पार पानी मिले, जो पश्चिम क्षेत्र में आपको बता रहा हूँ, या आपको पठारी क्षेत्रों का, उन क्षेत्रों में। अब सतही लिखा है, माफ़ी चाहूँगा, सतही कर लीजिएगा। सतही जल योजना के साधन कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। सतही, आप नाम से आपको लग रहा होगा कि जो सतही जल प्रवाह है, सतही जल योजना है, उसमें आपका जितने कुएं खोदे जाएं, जितने भी प्रकार के, तो कुआं हो गया, एक डगवेल हो गया, फिर उतले ट्यूबवेल, उसके बाद मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल। भूजल योजना के साधन कौन से हो जाएंगे? जो भूमिगत जल प्रवाह या सतही जल प्रवाह से इतर हैं, तो उसमें आपका सतही प्रवाह यानी गड्ढे और आपके जो है पोखरे या पानी जो भी इकट्ठा होता हो, तो उनसे जो सिंचाई होती है वो हो जाते हैं आपके भूजल साधनों, सतही भूजल में। तो ये अंतर आपने देख लिया, इनका क्रम देख लिया। अब बात आ जाती है, जनगणना हुई है तो राज्यों का कुछ तो क्रम होगा, राज्यों की भी रैंकिंग हुई होगी। तो सिंचाई की ही रैंकिंग तो हो गई कि माध्यमों की रैंकिंग हो गई कि पहले किससे, दूसरे किससे, तो कुआं और उसके बाद उथला ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल, गहरा ट्यूबवेल। अब राज्यों की बात कर लेते हैं। तो जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, जिसमें लघु सिंचाई योजना से सर्वाधिक सिंचाई होती है। दूसरे पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपको कुएं मिलेंगे और आपको वो पोखरे, तालाब, जिसको क्षेत्रीय भाषा में जो भी बोलते हो। और तीसरे पे मध्य प्रदेश आएगा, यहाँ पे भी कुओं की और तालाबों की अधिकता है। और चौथे पे तमिलनाडु, यहाँ भी यही है, और तेलंगाना। तो सर्वाधिक लघु सिंचाई योजना वाले 5 राज्य कौन कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश, आरओ और एपीएस और पेट के लिए तैयार रहिए, प्रश्न आएगा। दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे में मध्य प्रदेश, चौथे में तमिलनाडु, पांचवें पे तेलंगाना है। ये टॉप 5 का मैंने रखा है, बाकी सारे राज्यों की रैंकिंग हुई है, लेकिन टॉप 5 से ये प्रश्न बनते हैं। पूरी रैंकिंग रट के आप करेंगे भी क्या, और परीक्षा में आ भी गया तो बड़ी कमी चांस है कि आप पूरी रैंकिंग आप लेके बैठ पाओ। और अब इसमें देख लेते हैं कि भूजल लघु सिंचाई योजना में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भूजल में उत्तर प्रदेश, तालाबों से और इन सब चीज़ से और सिंचाई के लिए भूजल में आप ये समझिए कि भूजल में सबसे अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। और सतही जल लघु सिंचाई योजना में जो सतह के उससे पानी निकाल रहे हैं, यानी कि सतह के नीचे से पानी निकाल रहे हैं, तो वो कौन से राज्य हो जाएंगे वहाँ पर? तो महाराष्ट्र, वहाँ पे भी जो है आपके लिए कुएं खोद के बोरिंग करके पानी निकाला जाता है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे तेलंगाना, चौथे पे उड़ीसा, पांचवें पे झारखंड। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एक तरफ आपको याद हो गया। अगर आपके दिमाग में इंडिया का नक्शा, पॉलिटिकल मैप आपके दिमाग में चस्पा है तो आपको याद हो जाएगा। नहीं तो मैंने आपसे कहा कि जब भी आप करंट की वीडियो मेरी सुना करें तो एटलस आपके सामने होना चाहिए। आप उसमें खोल के एक बार देख लेंगे मेरे साथ, जितनी देर में मैं बोल रहा हूँ उतनी देर में वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अगर आप दोबारा से रिवीजन ना भी कर पाएँ, हालांकि मैं कराऊंगा ज़रूर परीक्षा से पहले, लेकिन ना भी अगर कर पाएँ तो आपके दिमाग में वो चस्पा हो जाएगा एकदम से कि आप कभी नहीं भूल सकते हो। तो आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना ये सतही जल लघु सिंचाई योजनाओं में अग्रणी राज्य हैं। ये एक तरफ आपको मिल जाएंगे नक्शे में, और दूसरी तरफ आप पूरब की तरफ देखेंगे तो ओडिशा और झारखंड।
तो ये आपका याद हो गया। अब आते हैं एक यहाँ पर एक नोट देख लेंगे कि कुएं खोदने, सतह प्रवाह, सतह लिफ्ट योजना में अग्रणी है कौन, तो महाराष्ट्र अग्रणी है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसको आप लिख लीजिएगा महाराष्ट्र अग्रणी है कुएं खोदने में, सतह जल प्रवाह में और सतह लिफ्ट में। तो क्योंकि ये रैंकिंग में तो आपको स्पष्ट हो ही गया है कि सतही जल लघु सिंचाई योजना में कौन अग्रणी है, तो महाराष्ट्र। आगे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 4 यात्री रवाना हुए। अंतरिक्ष से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है क्योंकि अंतरिक्ष से संबंधित न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं लगातार। तो देख लेते हैं 26 अगस्त 2023 को 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो कि अंतरिक्ष में स्थापित है वहां पर स्पेस एक्स रॉकेट से रवाना हुए। और ये पहली बार है, इसलिए इसका नाम याद रखिएगा इन यात्रियों का और इनके देश का, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जाने वाले 4 यात्रियों में 4 विभिन्न देशों के रहे हैं। वरना अक्सर यही होता रहा है कि मिनिमम 2 तो नासा के या अमेरिका के साइंटिस्ट रहा ही करते थे। तो इस बार 4 देशों के अलग अलग साइंटिस्ट रहे हैं, खगोलवेत्ता रहे हैं और वो एक साथ गए हैं, तो इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन है। तो एंड्रियाड मैगनसन डेनमार्क के, सातोशी फुरुकावा जापान के, जैस्मिन मॉकबेली नासा अमेरिका की, ये महिला है जैस्मिन मॉकबेली, अकेली महिला इन 3 पुरुषों के साथ गई हैं। और ये कंस्टेंटिन बोरिसोव ये हैं रशिया के, और ये वहाँ जाएंगे और वहाँ पहले से मौजूद 4 यात्रियों को छुट्टी पे भेजेंगे कि अब आप वापस जाइए। तो जो स्पेस एक्स रॉकेट गया है वही उनको लेके वापस आ जाएगा। तो अंतरिक्ष तक आना जाना अब एक आम बात हो चुकी है। बस ये है कि हमारी आपकी जेब को अलाउ नहीं कर रहा है, वरना वहाँ भी हम ट्रैफिक लगा देते। चलिए आगे देखते हैं अगला अपना न्यूज़। मदुरै रेल हादसा। रेल के लिए ये महीना, पिछले 2 महीने बहुत ही बुरे बीते हैं और एक हादसा हुआ तो है, लेकिन ये बड़ा हादसा होते होते बच गया। और इसमें लापरवाही देख लीजिए, कहीं रेलवे की भी है और उससे कहीं ज़्यादा यात्रा करने वाले लोगों की है। कैसे? और उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये खबर, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यूपी आरओ एपीएस और साथ ही साथ आपके लिए पेट की परीक्षा के लिए ये खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। मदुरै रेल हादसा कब हुआ? 26 अगस्त 2023 को तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक रेल यात्री कोच में आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रश्न है कि भैया खड़ी थी, अकेले खड़ी थी, कोच खड़ा था, तो उसमें आग कैसे लग गई, उसको भी देख लीजिए। हुआ ये कि इसमें एक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी है सीतापुर की, भसीन टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी, इसने लखनऊ से रामेश्वरम तक कोच बुक कराया। तो जब ये कोच बुक होता है तो लगभग 5 लाख रुपए के आसपास वो कोच बुक हो जाता है। तो वो कोच अलग से जाने वाली, उस रूट पे जाने वाली ट्रेन में लगा करके पहुंचाया जाता है, तो वो प्राइवेट कोच कहा जाता है। प्राइवेट कोच ये दर्जा रहा प्राइवेट कोच का। और ये प्राइवेट कोच लगाई गई चेन्नई एक्सप्रेस में, और चेन्नई एक्सप्रेस में लगाने के बाद ये पहुंचा दी गई। चेन्नई एक्सप्रेस ने इसको कहाँ पहुंचा दिया? इसको पहुंचाया तमिलनाडु के मदुरै में। अब वहां से इसको अगली ट्रेन में लगा करके भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। अब प्राइवेट ट्रेवल कंपनी ने इसको बुक कराया था, भसीन टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी ने। तो रेलवे की चूक यहाँ ये है कि रेलवे ने जब लखनऊ में इस कोच के यात्रियों को बैठाया जाने लगा तो बिल्कुल निश्चित है कि उस ट्रेन के बैठने वाले यात्रियों के सामान की चेकिंग नहीं हुई। तो एक लापरवाही तो यहाँ दिखती है रेलवे की। दूसरी चीज़ कि यात्रियों की क्या लापरवाही है, जब साफ साफ लिखा पड़ा है कि आप ज्वलनशील पदार्थ नहीं लेकर के सफ़र कर सकते हैं, तो यात्रियों में से कोई उस यात्रा के दौरान सिलेंडर लेकर के चला गया, गैस का सिलेंडर, कि ट्रेन में ही हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे, ट्रेन रास्ते में स्टेशन का कुछ नहीं खाएंगे, या फिर हो सकता है किसी की बदमाशी रही हो। क्योंकि होता है कि जब इस तरीके की छुट्टियों पे लोग जाते हैं तो कुछ उद्दंड स्वभाव के लोग उसमें अपना धार्मिकता छोड़ करके बदमाशियां शुरू कर देते हैं, चंचलता दिखाने के चक्कर में। तो वो हुआ यही कि जब ट्रेन कोच पे खड़ी थी, दोनों दरवाजे बंद थे, उसमें से कुछ यात्री नीचे उतर चुके थे, सुबह का समय था, 5 सवा 5 बजे के आसपास किसी ने उस गैस पर
कॉफ़ी चाय या कुछ बनाने के लिए जलाया और उससे पूरे कोच में आग फैल गई। आनन फानन में दरवाज़ा नहीं खुल पाया, पूरे कोच में धुआं भर गया, आग लग गई, पूरे कोच में आग फैलती चली गई। क्योंकि रेलवे कोच बनाने में जो भी तत्वों का इस्तेमाल होता है, आप देखते होंगे सीटों की रेक्सिन की बनी हुई सीटें होती हैं, ये आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो अब इससे क्या हुआ कि भगदड़ मच गई। आनन फानन में जो डोर अंदर उस यात्रियों ने रात में सोते समय लॉक कर रखा था, तो उसके लॉक भी खोजने में समस्या आई। उस भगदड़ में जो निकल पाया, उसके बावजूद भी 9 यात्रियों की मृत्यु झुलसकर हो ही गई। तो रेलवे की तो कमी यहाँ रही कि लखनऊ में चेकिंग नहीं हुई, सामान की चेकिंग नहीं हुई, और यात्रियों की कमी ये रही कि वो अपने साथ अगर कोई एक लेके भी गया तो बाकी यात्रियों को उसका विरोध करना चाहिए था कि आप जो ये लेके चल रहे हैं हम इसके लिए अलाउ नहीं करते हैं। चाहे वो ट्रैवल कंपनी का कोई एजेंट लेके जा रहा हो या कोई सामान्य यात्री क्यों ना उस सिलेंडर को लेके जा रहा हो, उसका विरोध दर्ज करवाना चाहिए था और अगले स्टेशन पर उसको उतारा जा सकता था। उसके सामान के साथ यात्री को भी उतारा जा सकता था या फिर ज्वलनशील पदार्थ गैस सिलेंडर को भी उतारा जा सकता था। हालांकि इसमें जांच और भी हो रहा है, देखते हैं आगे जांच में क्या आता है। फिलहाल इसमें 9 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। घटना हुई है 26 अगस्त 2023 को और इस कोच को 17 अगस्त 2023 को लखनऊ से चेन्नई एक्सप्रेस में जोड़ा गया था। अब आ जाते हैं आदित्य L1 चांद तक पहुंच गए। अब चांद के पार जाने की इच्छा है हमारी भारतीयों की। तो इसरो के चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब सूर्य के अध्ययन के लिए पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन, सूर्य का अंतरिक्ष मिशन, सूर्य के लिए अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 सितंबर माह में लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो चुकी है और बहुत जल्दी आपके लिए ये खबर आ जाएगी। आदित्य L1 आत्मनिर्भर भारत के तहत पूर्णतः स्वदेशी प्रयासों से निर्मित किया गया और इसके निर्माण में जो राष्ट्रीय संस्थान थे या हैं उनकी पूरी भागीदारी रही है। इसमें हमने एक कल पुर्जा भी विदेश से आयात नहीं किया है कि इसमें हम विदेशी अगर कहें कि एक छोटी सी कील भी हमने विदेश से मंगा करके स्क्रू वगैरह भी नहीं लगाया है। टोटल ये स्वदेशी है आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत। तो ये और गर्व की बात है। और लक्ष्य क्या है इसका, इस मिशन का लक्ष्य क्या है कि सूर्य पर आप भेज रहे हैं तो सबसे पहला एक एकदम स्वाभाविक सा सवाल किसी भी बच्चे किसी भी किशोर के मन में कि सूर्य पे तक तो जाते जाते जल जाएगा, तो हम वहाँ तक नहीं जाएंगे लेकिन हम ऐसी पोजीशन पे अपने आप को रखेंगे कि हम सूर्य का अध्ययन भी कर लें और हमें कोई क्षति भी ना पहुँचे, हमारे उस मिशन को, हमारे उस यान को कोई क्षति भी ना पहुँचे। तो वो क्या है, वो है एक बिंदु है L1 के, तो वो L1 के चारों ओर कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा हमारा यान, ये आदित्य L1। और सौर कोरोना किसको कहते हैं, तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है उसको कोरोना बोलते हैं, सौर कोरोना। तो उसका दूर से अध्ययन करेगा कि इसमें आखिर हो क्या रहा है, कैसे ऊर्जा बन रही है, कैसे ऊर्जा हमारी तरफ खींची चली आती है और हमारी ग्रेविटी को पार करके हम तक पहुंच जाती है, तो उसका भी अध्ययन होगा। और L1 पर सौर वायु के यथास्थिति अवलोकन किया जाएगा। जो सौर वायु आती है तो पृथ्वी पे उससे तापमान बढ़ता है, तो उसका भी अध्ययन करेगा। अब मुद्दा आ जाता है कि L1 समझ में नहीं आ रहा है साहब, तो क्या है ये L1? तो L1 जो है ये क्वेश्चन मार्क है, P जैसा लग रहा है, वो टाइपिंग में थोड़ा सा फॉन्ट गलत आ गया। तो क्या है L1? तो L1 जो है साधारण भाषा में तो नहीं कहूँगा, साइंटिफिक भाषा में कोई भी जानकार ये कह सकता है कि सूर्य और पृथ्वी का लैग्रेंज बिंदु है, सूर्य से पृथ्वी के बीच का लैग्रेंज बिंदु है। अब साधारण आदमी है, हमें तो समझ में नहीं आया कि ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि लैग्रेंज बिंदु क्या है, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि लैग्रेंजियन बिंदु वह स्थान है कि जहां पर दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी निष्प्रभावी हो जाते हैं, यानी कि ना सूर्य की ग्रेविटी में वो यान खिंच के सूर्य की तरफ जाएगा और वो स्थान ऐसा है कि वहाँ पर अगर रखा गया तो उसको पृथ्वी की भी ग्रेविटी अपनी तरफ नहीं खींचेगी। तो यानी उस यान को अपनी एक निश्चित जगह मिल जाएगी दो पड़ोसियों के बीच में। जैसे आप रह रहे होंगे, आपका घर होगा तो उसमें दो पड़ोसी होंगे, लेकिन आपके जीवन शैली, आपका परिवार अपनी एक निजी जीवन शैली जी रहा होगा, तो उसमें पड़ोसी आकर के आपको नहीं कहना आ रहा होगा कि रात में तुम क्यों जगते हो, सो जाओ।
वो अब आपको रात में जगना है, आप जगो, दूसरा पड़ोसी आके ये नहीं कहने आएगा कि सुबह तुम जल्दी क्यों नहीं उठते, आपकी मर्जी है तो उठ जाओ, नहीं तो ना उठो। तो इसी तरीके से वो सूर्य की ग्रेविटी और पृथ्वी की ग्रेविटी के बीच का एक ऐसा पोजीशन होता है कि जहां पर दोनों की ग्रेविटी काम नहीं करती, एक स्वतंत्र स्पेस कह सकते हैं, स्वतंत्र स्थान कह सकते हैं, या स्वतंत्र बिंदु कह सकते हैं। तो वही है लैग्रेंजियन बिंदु। वहां पर ये यान अपना जो हम भेजेंगे आदित्य L1, वो बिना किसी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आए आसानी से काम करेगा, और ये उसके उड़ने के लिए यानी कि कक्षा में परिक्रमा करने के लिए भी बड़ा ही उपयोगी रहेगा। हालांकि परिक्रमा क्या करना है, सूर्य की परिक्रमा कहाँ करेगा, एक निश्चित कक्षा में स्थापित होकर के उसकी अध्ययन करेगा। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर वो बिंदु है जहां पर हम आदित्य L1 को स्थापित करेंगे अपने मिशन को। वो यहां से पृथ्वी से कितना है, 15 लाख किलोमीटर दूर है। और लॉन्ग्रेंज बिंदु का नाम क्यों पड़ा, तो ये फ्रांसीसी गणितज्ञ रहे जोसेफ लुई लॉन्ग्रेंज, तो उनके सम्मान में विश्व के खगोल संस्था ने उस बिंदु, उस पॉइंट का नाम रख दिया है लॉन्ग्रेंज बिंदु। तो अब से आप साइंटिस्ट हो चुके हैं, आपको एक समझ हो चुकी है कि जब आपका मिशन सूर्य आदित्य L1 लॉन्च होगा तो उस समय आप नेट पे बैठ के इसके तथ्यों को नहीं समझोगे। इसीलिए मैंने आज ही इसके एक बेसिक साधारण भाषा में आपको समझा दिया कि ये कहाँ जा रहा है और कहाँ तक जाएगा। फिर आप बाकी जो और भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो बड़े अच्छे, मैं बार बार रिपीट करूंगा इसको कि किसी तक तो बात पहुंचे, कि जो अच्छे बयान आए हैं चंद्रयान को लेकर के, तो कम से कम मैं ये मानता हूं कि जो एक युवा पीढ़ी है या जो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, किशोरावस्था में है, वो आने वाले समय में एक विकसित सोच के साथ आए, उसके लिए ये सब चीज़ें आसान हों। क्योंकि अब जो पहले की जो जनरेशन रही उसकी वैज्ञानिक सोच रही होती, तो जो इस जनरेशन में सर्वाइवल कंडीशन में है कि उनको चीज़ों को सीखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, तो वो उनकी उपयोग में रहा होता, इतना नहीं सर्च करना पड़ता कि ऐसा क्या जो है हम चंद्रमा पे करने जा रहे हैं। तो फिलहाल जहाँ से शुरू करें, शुरुआत उसी को मानना चाहिए। तो ये है आपका आदित्य L1 का मुद्दा, और ये है आपका लैग्रेंज पॉइंट। और आपका जब सितंबर में जाएगा यान तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर उस यान के बारे में बात करेंगे। आगे आ जाते हैं, अगला समाचार, सफ़रनामा देख लेते हैं किसका, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का। और ये 19वां संस्करण था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। और ये कहाँ पर हुआ है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ है। प्रश्न ये भी मिल गया आपको, क्योंकि कभी कभी आसान लगने वाले प्रश्न परीक्षा हॉल में गलत हो जाते हैं। तो ये हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट है। आप यूरोप के कंट्री के कोई भी मिल जाए अगर आपको करंट में नाम, तो उसके अगल बगल की कंट्रियों के भी लोकेशन देख लिया करें एटलस में। मैं बार बार एटलस के साथ करंट पढ़ने के लिए इसीलिए जोड़ देता हूँ। तो वहाँ पर ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ कब, तो 19 से 27 अगस्त 2023 तक हुआ है। तो 19 से 27 अगस्त तक हुआ है, तो अब इसका समाप्ति हो चुकी है, यानी कि दिन रविवार को इस खेल का समापन हो चुका। अब यहाँ पर उपलब्धि क्या रही भारत की, तो भारतीयों की एक उपलब्धि जो हमें मिलते मिलते रह गई, लेकिन तब भी उसमें हमने हासिल ही किया है। वो क्या रहा, एक सबसे ऐतिहासिक क्षण आया कि जब 400 मीटर रिले रेस की टीम ने अपनी 400 मीटर रिले रेस को 2 मिनट 59 सेकंड और 2 मिनट 59 सेकंड और 0.05, टोटल आपका आ जाएगा 2 मिनट्स 59.05 सेकंड में। सेकंड के भी एक अलग हिस्से यानी कि 0.5 सेकंड में रेस पूरी करके जो एशिया का रिकॉर्ड था, जो जापान की टीम ने बनाया था, कितना बनाया था उस रिकॉर्ड को, 2 मिनट 59.51 सेकंड में वो रिकॉर्ड बनाया था। तो उस रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया। तो एशिया का रिकॉर्ड हमने बना दिया, हमारी भारतीय टीम ने बना दिया रिले रेस में। रिले रेस में क्या होता है, 4 जना होते हैं, बैटल को वो दौड़ के आधी दूरी तक पहुंचाते रहते हैं 400 मीटर पे। तो 100 मीटर दौड़नी पड़ती है प्रत्येक धावक को। तो हमारी भी 4 लोगों की टीम थी, अभी उनका नाम देख लेंगे। तो ये रिकॉर्ड हमने
तोड़ा और हम जो है अमेरिका के बाद, यूएसए के बाद दूसरे नंबर पे आए और जमैका की टीम को लास्ट मोमेंट में हमने पिछाड़ा था। अगर आपको वो रेस मिल जाए तो देखिएगा, कल मैंने देखा बहुत ही बढ़िया रेस रही वो, कि शुरुआत में तो लगा ही नहीं कि इंडिया की कोई पोजीशन भी आएगी, लेकिन इंडिया की टीम के धावकों ने, खिलाड़ियों ने अंतिम क्षणों में काफ़ी तेज़ी दिखाई और लगा ही नहीं कि वो गेम में हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो गेम में ऐसा लगा कि वही हैं और एक पल को तो लगा कि हम ही नंबर 1 पे आने वाले हैं, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि हमारे इस खेल में कभी हम दूर दूर तक नहीं रहा करते थे रिले रेस में, लेकिन हमने उसमें भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ये निश्चित है कि भविष्य में हम इस खेल में भी स्वर्ण पदक तो लाएंगे ही लाएंगे, इससे नीचे पे समझौता नहीं होने वाला है। तो उन चारों खिलाड़ियों को मैं बधाई भी दूंगा कि इस खेल में भी हमारी उपस्थिति को दर्ज कराया। हालांकि अगले दिन रविवार को 27 अगस्त को फाइनल मैच हुआ, तो फाइनल मैच में टीम जो है पदक नहीं प्राप्त कर पाई तीनों पदकों में से, और उस टीम में प्रथम स्थान यानी कि गोल्ड मिला किसको, तो अमेरिका की टीम को। सेकंड रही रजत पदक, सिल्वर मिला आपकी फ्रांस की टीम को। ब्रॉन्ज यानी थर्ड स्थान पर आया ब्रिटेन, और चौथे पे वही जमैका जिसको हमने पिछाड़ा था वो चौथे स्थान पे आया और हमारा स्थान 5वां रहा। तो तीसरे स्थान के लिए भी हम फाइट में थोड़ा सा उनको भी ये चोट पहुंची कि ये तो हमारा गेम हुआ करता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे इस खेल में भी गोल्ड मेडल तो लाएंगे ही लाएंगे। और उन खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई, और उनके नाम देख लेते हैं कौन है। तो इस भारतीय रेलवे नहीं होगा, रिले टीम होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, फिर से क्षमा मांगता हूँ, आप इसको सही कर लीजिएगा कि वो रिले टीम के सदस्य कौन थे। तो राजेश रमेश, ये 2 नाम नहीं एक ही नाम है, और मोहम्मद अनस याहिया, तीसरे थे अमोस जैकब, और चौथे मोहम्मद अजमल वरियथोड़ी। ये चारों लोग रहे इस अपने 400 मीटर की रिले रेस टीम के सदस्य, और बढ़िया प्रदर्शन रहा, और उम्मीद है कि गोल्ड मेडल यही चारों सदस्य आने वाले समय में लेके आएंगे। तो अभी से ही इनको अग्रिम बधाई। इस बार नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने एशिया का रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया, एशिया में जो रिकॉर्ड जापान की टीम ने बनाया था। दूसरा जो हमारा एक गोल्ड मेडल पहले से ही डिसाइडेड था कि हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो वो लेके आए हैं नीरज चोपड़ा जी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए, और इनसे पहले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज जीता था, तीसरे नंबर पे आई थी। और नीरज चोपड़ा विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पहली बार जीता है इन्होंने, इससे पहले इन्होंने रजत पदक ही जीता था। और चैंपियनशिप के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके बारे में देखेंगे तो ये 19वां संस्करण था। पदक तालिका में जो टॉप 5 में रहे उन देशों के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका रहा, अमेरिका ने 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 कांस्य मिला इसको। दूसरे स्थान पर कनाडा रहा, ये क्रम याद रखिएगा, अमेरिका नंबर 1 पे है, फिर कनाडा है, फिर स्पेन है, फिर जमैका है, फिर केन्या है। तो एक आइलैंड से तो दोनों हो गए, नॉर्थ अमेरिका के अमेरिकी महाद्वीप से अमेरिका कनाडा उन्होंने ले लिया, एक यूरोप से आपका हो गया, और उसके बाद जमैका और केन्या, तो ये भी आपके नीचे ही आ जाते हैं इसके। तो इसलिए अमेरिका, कनाडा, स्पेन, जमैका और केन्या इन्होंने पदक लिया, जिसमें सबसे सर्वाधिक पदक के स्वर्ण पदक किसके पास रहे, तो वो रहे अमेरिका के पास। तो ये पदकों को आप देख लीजिएगा, इनका टोटल भी लिख लीजिएगा। हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है 18वां स्थान किसका रहा, तो 1 स्वर्ण हमें नीरज चोपड़ा ने दिलाया भाला फेंकने में, तो उसी में हमको 18वां स्थान मिला 1 गोल्ड की वजह से। और हमें अकेले ही 18वां स्थान नहीं मिला है, हम उस स्थान को सर्बिया, डोमिनिक रिपब्लिक, बुर्किना फासो और बहरीन के साथ संयुक्त रूप से 18वां स्थान को साझा कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 देशों के साथ भारत का 18वां स्थान है, यानी कि 18वें स्थान के लिए 5 देश हैं रैंक में, पदक तालिका में। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक भी शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी मेहनत कम से कम सफल हो और उन लोगों का भी लाभ हो जो करंट के लिए एक ऑथेंटिक वीडियो ढूंढते हैं। तो ये पूरी तरह से समाचार पत्रों पे आधारित है, जो कि आपको परीक्षा हाल में पूरी की पूरी ऑथेंटिक तरीके से आप इसको दावे के साथ इसका अगर प्रश्न बनता है तो लगा सकते हैं, उसमें कोई लेकिन चूंकि किंतु परंतु नहीं रहेगा। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।